मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे राज्य का औचित्य और उसके कार्य। राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई और इसके अस्तित्व का क्या औचित्य है, इसको लेकर मतभेद है, मतमतांतर है, विभिन्न प्रकार के विचार हैं। सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने राज्य की उपयोगिता को रेखांकित किया था। अरस्तु का मत था कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व श्रेष्ठ या सद जीवन की प्राप्ति के लिए निरंतर बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेष्ठ जीवन यानी सद्गुणी और सुखी जीवन मनुष्य का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है, और राज्य इस उद्देश्य की प्राप्ति का सर्वोत्तम माध्यम है, यानी अच्छा जीवन के लिए राज्य का अस्तित्व है। राज्य के औचित्य के बारे में बात करें तो इसके बारे में कई प्रकार के दृष्टिकोण हैं, जिनमें प्रमुख दृष्टिकोणों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला दृष्टिकोण है अराजकतावादी दृष्टिकोण। अराजकतावादी जैसे शाब्दिक शब्द से अर्थ है कि जो राज्य या राज्य को अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, यानी राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। लियो टॉल्स्टॉय, कोपाटकिन, बाकुनिन जैसे अराजकतावादी विचारकों का मत है कि राज्य शक्ति पर आधारित संस्था, यानी राज्य एक शक्ति की संस्था है, अतः राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास के अवसर नहीं प्रदान करता, अपितु राज्य उसे अनैतिक बनाता है। राज्य और उसकी संस्थाएं व्यक्ति की स्वतंत्रताओं में हनन करती है, उनमें बाधाएं पहुंचाती है। अतः राज्य अराजकतावादियों का विश्वास है कि व्यक्ति के नैतिक जीवन का तभी निखार हो सकेगा, विकास हो सकेगा, जब राज्य, धर्म, संपत्ति जैसी संस्थाएं समाप्त हो जाएगी। उनकी दृष्टि में राज्य व्यक्ति के लिए एक निरर्थक, अनावश्यक संस्था है, क्योंकि राज्य के रहते व्यक्ति का नैतिक उत्थान या विकास संभव नहीं है। दूसरा दृष्टिकोण है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। कार्ल मार्क्स एवं अन्य मार्क्सवादी जैसे लेनिन, स्टालिन आदि का ये मानना है कि राज्य एक वर्गीय संस्था यानी क्लास इंस्टीट्यूशन है, जो शासक के हितों की सदैव संरक्षण करता है, उनके हितों की रक्षा करता है और शासितों के हितों का शोषण करता है। यानी राज्य एक प्रकार से शासकों के हितों का यानी जो पावरफुल लोग हैं उनके हितों का इंटरेस्ट को मीट आउट करता है, और जो ऑपरेस्ड पर्सन्स हैं, सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनका शोषण करता है। मार्क्स का में मानता है कि मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, और वर्तमान में जो राज्य हैं वो वर्ग संघर्ष की अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हुए पूंजीवादी राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है। इस पूंजीवादी राज्य में दो वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा सरवाना वर्ग। पूंजीपति वर्ग क्योंकि राज्य में शासक वर्ग है, उसी के पास राज्य की पूरी सत्ता स्थित होती है, तो राज्य उसी के हितों की पूर्ति करता है और सर्वा वर्ग के हितों का पर कुठाराघात करता है, यानी एक प्रकार से सर्वा के वर्ग के शोषण का यंत्र है। वर्तमान में पूंजीवादी राज्य पूंजीपति वर्ग के हितों की पूर्ति का एक हिंसात्मक उपकरण है, जिसके माध्यम से पूंजीपति वर्ग सर्वा वर्ग का शोषण करता है, तथा अर्थात हम कह सकते हैं राज्य पूंजीवाद के हितों की रक्षा करता है या मजदूरों एवं कृषकों के शोषण का एक जरिया मात्र है। अतः आवश्यकता है कि सर्वारा वर्ग क्रांति के माध्यम से एक शोषणविहीन, समतावादी, वर्गविहीन, राज्यविहीन समाज की स्थापना करे। इसके लिए क्रांति की आवश्यकता होगी। अगला विचार है बहुलवादी दृष्टिकोण। ग्रीन और अरस्तु जैसे विचारकों का मानना है कि राज्य समुदायों का समुदाय है, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन है, परंतु आधुनिक बहुलवादी विचारकों का मत इन्हीं से प्रेरित होकर कुछ इसको मॉडिफाइड रूप में देखता है, जैसे बारकर, लास्की, मैकआवर जैसे आधुनिक बहुलवादी विचारकों का मत है कि राज्य समाज के अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय है, जिसका हर समुदाय के अपने सीमित उद्देश्य होते हैं, वैसे ही राज्य के अपने सीमित उद्देश्य हैं। हर राज्य का वो सीमित उद्देश्य है कानून के माध्यम से व्यवस्था स्थापित करना। अब हम बात करते हैं अनुबंधवादी या समझौतेवादी दृष्टिकोण, कॉन्ट्रेक्चुअल अप्रोच की।
समझौतावादी विचारक जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो आदि का मानना है कि जो राज्य की जो आधारशिला है वो व्यक्तियों की सहमति यानी राज्य जन सहमति पर आधारित है। व्यक्ति अपने अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण करता है। अतः वह स्वयं के द्वारा निर्मित संस्था राज्य की आज्ञाओं का पालन करना व्यक्ति अपने लिए कर्तव्य समझता है। यानी कि राज्य सामाजिक समझौते का जन सहमति के कारण उपजी हुई एक संस्था है और अब जन सहमति से उपजा इसलिए जनता को राज्य के आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं उपयोगितावादी दृष्टिकोण की। जब हम बात करें उपयोगितावादी दृष्टिकोण जिससे नहीं कि राज्य के अस्तित्व की यूटिलिटी क्या है, तो इसके संबंध में डेविड ह्यूम, बेंथम, मिल जैसे उपयोगितावादी विचारकों का ये मत है राज्य व्यक्ति के लिए कुछ उपयोगिताएं प्रदान करता है यानी कुछ यूटिलिटी प्रदान करता है। वो यूटिलिटी राज्य के औचित्य है और व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह उसकी दृष्टि में उपयोगी है। बेंथम ने माना है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित ही राज्य का औचित्य है। अगला विचार है आदर्शवादी दृष्टिकोण। आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक हीगल, ग्रीन, बोसांगे जैसे आदर्शवादी विचारकों का मत है कि राज्य मनुष्य के भीतर की सर्वोच्च नैतिक शक्ति की अभिव्यक्ति है, अतः इसकी आज्ञाओं का पालन किया जाता है। राज्य व्यक्ति का शत्रु नहीं है और न ही राज्य एक तटस्थ दृष्टा है। वास्तव में राज्य व्यक्ति का परम हितैषी है। राज्य में ही व्यक्ति का नैतिक विकास होता है और उसकी स्वतंत्रता चरितार्थ होती है। हेगल के शब्दों में हम कहें तो राज्य स्वतंत्रता का यथार्थ रूप है। इसी प्रकार ग्रीन का मानना है कि राज्य का आधार व्यक्ति की विवेकशील चेतना है अर्थात विवेकशील इच्छा है। दूसरे शब्दों में कहें सामान्य हित की सामान्य चेतना ही राज्य का आधार है। अगला दृष्टिकोण है न्यायिक दृष्टिकोण। बारकर के अनुसार राज्य एक कानूनी संस्था है अथवा समुदाय है और जिसमें न्याय की धारणा का निवास होता है। राज्य न्याय के सिद्धांत की सजीव प्रतिमूर्ति है और नागरिक राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है। इस प्रकार हमने राज्य के बारे में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों की चर्चा की। अब हम बात करेंगे राज्य के कार्य। जब हम राज्य के कार्य के संबंध में बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें संबंध में दो प्रकार के मत हैं। पहला है पुलिस राज्य, दूसरा लोक कल्याणकारी राज्य। जब पुलिस राज्य की बात होती है तो पुलिस राज्य वह राज्य होता है जो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक का कार्य करता है, इसके अलावा उसका कोई कार्य नहीं होता। परंतु जब राज्य लॉ और ऑर्डर के साथ, कानून व्यवस्था के साथ साथ जन कल्याण के कार्य भी करता है तो वह राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। और वर्तमान में अगर हम बात करें कि राज्य के कार्य कितने होते हैं तो राज्य के कार्य को दो भागों में बांटा गया है। एक कार्य है अनिवार्य, दूसरे हैं वैकल्पिक। जब अनिवार्य कार्यों की बात करें तो अनिवार्य कार्य का मतलब यह है कि राज्य के लिए कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो उसके निरंतर अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसको करने अवश्य पड़ते हैं, यानी कि वो उसका अस्तित्व है उन कार्यों पर टिका हुआ है। अगर राज्य उन कार्यों को नहीं करेगा तो राज्य के अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं है। जैसे व्यक्ति की नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा, व्यक्तियों के जीवन की, उनकी संपत्ति की, उनकी स्वाधीनता की रक्षा करना राज्य का अनिवार्य नैतिक परम कर्तव्य है। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य के अनिवार्य कार्यों का संबंधों का जो दायरा है वो राज्य का राज्य से यानी परराष्ट्र संबंध से या एक राज्य दूसरे राज्यों से किस प्रकार संबंध रखे, ये राज्य के लिए इन कार्यों का करना आवश्यक है। राज्य के नागरिकों से संबंध यानी सरकार और जनता के बीच में किस प्रकार का संबंध हो, यानी उनके अधिकार और कर्तव्यों को किस प्रकार तय किया जाए, ये देखना राज्य का कार्य है। और अगला जो कार्य है वह है एक नागरिक का अन्य नागरिक या नागरिकों से संबंध, यानी व्यक्तियों के मध्य, नागरिकों के मध्य जो संबंधों का ताना बाना हो वो कैसा हो, ये देखना राज्य का कार्य है। तो हम देख सकेंगे कि 3 प्रकार के कार्य हैं जो राज्य को करने अनिवार्य है कि एक राज्य का अन्य राज्य से संबंध, राज्य का
अपने नागरिकों से संबंध और नागरिकों का आपस में नागरिकों का संबंध, इनका मैकेनिज्म, इनको मैनेज करना राज्य के परम कर्तव्य है। अब हम बात करते हैं राज्य के वैकल्पिक अल्टरनेटिव कार्य हैं। यानी वैकल्पिक का मतलब यह है कि ये जो कार्य हैं वो राज्य को करने चाहिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि इन कार्यों को नहीं करें तो राज्य का कोई औचित्य या अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी कि ऐसे कार्य हैं जो राज्य अपनी यथाशक्ति अनुसार जल कल्याण के लिए, राज्य के लिए ये कार्य करना अनिवार्य नहीं होकर अपेक्षित है। वास्तव में देखा जाए तो ये सेवामूलक कार्य होता है, जैसे सड़क बनाना, पानी की व्यवस्था करना, स्कूल की व्यवस्था करना, हॉस्पिटल की व्यवस्था करना। ऐसे जो कुछ कार्य हैं जो राज्य के लिए दिशा निर्देश की तरह होते हैं, उसके लिए अपेक्षित होते हैं, वह अगर उसकी क्षमता है तो इन कार्यों को उसको संपादित करना चाहिए। संक्षेप में हम कहें तो राज्य के जो यथा उचित कार्य हैं वो 3 हैं। एक है व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, दूसरा सुरक्षा यानी जनता की जान माल की सुरक्षा करना, तीसरा संरक्षण और विकास यानी जनता को प्रोटेक्शन दे और उसके जन कल्याण, उसके विकास में राज्य सहभागिता निभाए।